हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो फेडरल सिस्टम चैप्टर नंबर 13 लक्ष्मीकांत 6th एडिशन से होगा। फेडरल सिस्टम एक मेंस इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेंस पर्सपेक्टिव से प्री के लिए इसमें ज़्यादा नहीं है, तो अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसको जस्ट गो थ्रू कर लें और स्किप कर सकते हैं। ये आपका टाइम बचाएगा। अब ये फेडरल सिस्टम एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट का एक टर्म है, यूनिटरी और फेडरल, ऐसा उनका एक टर्म है। ठीक है, ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो जस्ट आप देख लीजिए इन कंट्रीज में आपका यूनिटरी मॉडल है और इन कंट्रीज में आपका फेडरल सिस्टम है। ठीक है, फेडरल सिस्टम के और भी नाम हैं, ये भी के लिए आप देख सकते हैं। हालांकि मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो ये आपको पता होगा। फेडरल सिस्टम का नाम स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट भी कहते हैं, जो कि रीजनल गवर्नमेंट है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। आम बोलचाल में भी यही है। अब यहाँ पे ये टेबल में यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट की डिफरेंस बताया गया। आइए देखते हैं ये क्या है। ठीक है, ये आपका डिफरेंसेस है। अगर आप ये भी याद कर लें, मेंस में ये इसको एक्सप्लेन कर दे तो काफ़ी है, और मुझे लगता है इसमें एक्सप्लेन करने की कुछ चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। यहाँ एक चीज़ है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फेडरल सिस्टम में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जबकि आपका यूनिटरी गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन मे बी रिजिड और मे बी फ्लेक्सिबल। बट इंडिया का जो केस है वो यूनिक है। इट्स नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, इट कम्स बिटवीन बोथ। जैसे कि आपका आर्टिकल 1 to 4 आप पढ़ेंगे, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी फ्लेक्सिबल है वो, और जैसे कि आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट है, तो इन चीज़ों से आप कह सकते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल। वो स्टेट को कुछ आज़ादी भी देता है और सेंटर को बहुत सारे पावर भी देता है कि वो रिजिड हो सके। ठीक है, इस लाइन में ये सेंटेंस कहा गया जो मैं एक्सप्लेन किया अभी। ठीक है, फेडरलिज्म या फेडरल वर्ड कभी कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं किया, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है हमेशा। ठीक है, और ये अम्बेडकर ने कहा है कि इंडिया जो है वो कभी भी अमेरिका की तरह एग्रीमेंट बन के नहीं हुआ, यानी कि पहले स्टेट नहीं आए। अमेरिका में आपको पता होगा, अमेरिकन सिविल वॉर आपका GS 1 का टॉपिक है, तो आपको पढ़ना ही होगा, तो इसमें आपको पता होगा कि पहले स्टेट आए थे फिर यूनिट हुआ। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में भारत है पहले आया और उसमें से स्टेट निकल के आया। इंडिया के अंदर से स्टेट निकले, जबकि यूएस में स्टेट बन के यूनिटरी बने, यानी यूएस बना। ठीक है, तो इसलिए उनके बीच में एग्रीमेंट है, क्योंकि इंडिया में ऐसा केस नहीं है और अमेरिकन मॉडल इसलिए यहाँ पे नहीं चलेगा। अब फेडरल सिस्टम के फीचर्स हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ड्यूअल पॉलिटी, यानी कि स्टेट और सेंटर दोनों के पास अधिकारी है, दोनों के अपने अपने अधिकार हैं और दोनों के अपने दायरे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जबकि इसमें बेसिकली कहा गया है यूनियन, कंकरेंट और स्टेट लिस्ट जो है, ये चीज़ें हैं जो इनके दायरे डिफाइन करते हैं। एक चीज़ याद रखना होगा, कंकरेंट लिस्ट में ओवरलैप होने पे सेंटर की कानून चलेगा, बट स्टेट जो है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा हमेशा। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट में, 8 शेड्यूल्स में है। अब जो है 25 पार्ट्स हो गए हैं। ठीक है, और 12 शेड्यूल्स हो गए हैं, तो ये यहाँ पे है 470 आर्टिकल्स हो गए हैं। आर्टिकल्स याद करने के, शेड्यूल याद करने के और पार्ट्स याद करने के लिए मैंने निमोनिक्स और ट्रिक्स बताया है। खासकर आर्टिकल के लिए मैंने 89 और 90 वाला ट्रिक का वीडियो बनाया है, 12 और 36 वाला ट्रिक भी मैंने इसमें बताया है। आप प्लीज़ उसको देखें। सारे आर्टिकल्स याद नहीं हो सकते, तो आपको इसको 10 मिनट में आप बहुत ज़्यादा ग्रास्प कर पाएंगे, और काफ़ी मेहनत करके मैंने बनाया है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। शेड्यूल याद करने के लिए भी मैंने निमोनिक्स की वीडियो बनाई है, पार्ट्स का वीडियो बनाया, प्लीज़ आप उसको देखें, 10-10 मिनट का वीडियो है। डिवीजन ऑफ पावर, अब इंडिया में जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, और 7 शेड्यूल के तहत और बाकी चीज़ों के तहत भी। ठीक है, हालांकि रेसिड्यूटरी पावर, जो मतलब जो चीज़ें इनमें मेंशन नहीं है, किन में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में जो चीज़ें मेंशन नहीं है वो सीधा पार्लियामेंट के पास जाती है, यानी पार्लियामेंट के पास ही पावर है ऐसा करने का, जो चीज़ें मेंशन नहीं है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सबसे बड़ा है
और संविधान का गार्जियन कौन है? एससी। ये आपको याद रखना है। संविधान के 3 पार्ट है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। सॉरी, गवर्नमेंट के 3 पार्ट है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, जैसे काफ़ी चीज़ें इसमें आप अमेंड नहीं कर सकते हैं, इसके लिए काफ़ी माथापच्ची लगानी पड़ेगी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी का कहीं कोई लेना देनी है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किसी चीज़ के अंदर नहीं आता, ये बाहर है। हालांकि उनके स्टाफ जो है वो रिस्पेक्टिवली आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ जो है उनकी जो देखभाल होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, और जो स्टेट गवर्नमेंट होगा वो वहाँ के एचसी के स्टाफ का देखभाल करेगा। बाइकैमरलिज्म यानी कि राज्यसभा और लोकसभा है इंडिया में, और कुछ कुछ फेडरल में भी आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली तो है ही। लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन कौन सी जगह है ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और नया आपको देखना है कि कितने स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, कहाँ कहाँ नहीं है। जैसे अभी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हैज रिकमेंडेड कि उनके यहाँ लेजिस्लेटिव, जगन मोहन रेड्डी ने रिकमेंड किया है कि उनके यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होनी चाहिए। तो कैसे हटता है उसका प्रोसेस आप देख लें, प्री में पूछते हैं। यूनिटरी सिस्टम के क्या फायदे हैं, ये मेंस में पूछ सकते हैं, लेकिन ये गो थ्रू कर लेते हैं। इंडिया का सिस्टम जो है वो ना ही रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है, और ये जो आपका इमरजेंसी के टाइम इंडिया जो है यानी कि 352 लगते ही इंडिया जो है वो एक यूनिटरी पावर आ जाता है। तो इसलिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यूनिटरी होने पे यानी इमरजेंसी लगने पे सेंटर के पास कौन कौन से पावर हो जाते हैं। तो सेंटर के पास सारे पावर आ जाते हैं, कंकरेंट लिस्ट के, यूनियन लिस्ट के, इनफैक्ट स्टेट लिस्ट के भी वो पावर आ जाते हैं। हालांकि इसमें इमरजेंसी पर्सपेक्टिव से नहीं बताया गया है। स्टेट्स नॉट डिस्ट्रक्टेबल, यूनिटरी सिस्टम में स्टेट्स नॉट डिस्ट्रक्टेबल, बट इंडिया में जो है वो आपको ध्यान रखना है यूनिटरी नहीं होती है, स्टेट्स कैन बी डिस्ट्रक्टेबल। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिंगल सिटीजनशिप ये इंडिया में है, ठीक है। और ये वाला लाइन जो है आपको कट कर देना चाहिए, आप ये अब इम्पोर्टेंट नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि आर्टिकल 370 रह गया है, उसके प्रोविजंस आपके लागू नहीं होते, तो इसलिए ये अब ये रिलेवेंट नहीं है ये लाइन। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन जो है आपका फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कम रह जाता है। नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन, अब ये जो यूनिटरी वाला बताया जा रहा है यूएस के टर्म में बताया जा रहा है, यानी कि आप मेंस में आंसर राइटिंग में आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया ने यूनिटरी सिस्टम क्यों नहीं लिया, तो आप एक एक पॉइंट उठाएंगे, फिर एग्जाम्पल देंगे कि यूएस में ये सिस्टम है तो ये दिक्कतें हैं, ठीक है। और आपको ये भी देखना है यूनिटरी सिस्टम 352 लगने के बाद किस तरह से इंडिया यूनिटरी हो जाता है, तो उस टाइम क्या होता है। सिंगल सिटीजनशिप मैंने बता दिया, इमरजेंसी प्रोविजंस ये वाला ही मैं बात कर रहा था। अब इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से लिए गए हैं, तो वो जर्मनी से लिया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंडिया में जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है और इंटीग्रेटेड भी है और ऑटोनॉमस भी कह सकते हैं, मतलब लेकिन यहाँ हायरार्की है, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, और सारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। ऑल इंडिया सर्विसेज, भैया ये इंपॉर्टेंट है, ये होता ये है कि स्टेट पीसीएस बनाने की भी इजाज़त दी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जबकि यूएस वगैरह में ऐसा मुश्किल है। इंडिया में ऑल इंडिया सर्विसेज तो है ही, स्टेट पीसीएस बनाने की भी, और ये जो आईएएस वगैरह भी है वो सेंट्रल डेपुटेशन पे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कुछ दिन वो स्टेट में काम करते हैं फिर सेंटर पे काम करते हैं। इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, ऑडिट की जो मशीनरी है वो इंटीग्रेटेड है, अमेरिका में ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट ऑफ अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट, अब अगर राज्यसभा रिकमेंड करेगी कि आपको स्टेट लिस्ट में कोई कानून बनाना है नेशनल इंटरेस्ट के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये फ्री में पूछ सकते हैं, तो पार्लियामेंट बना सकती है कानून, यानी कि स्टेट लिस्ट में भी चाहे तो पार्लियामेंट कानून बना सकती है, किन किन टाइम, इमरजेंसी के टाइम तो कर ही सकती है 352। उसके अलावा अगर राज्यसभा ऐसा लेजिस्लेशन पास करती है कि नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए है, तो आप स्टेट लिस्ट में बना सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, इंडिया में प्रेसिडेंट करता है, वो प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, इंडिया में इलेक्शन मशीनरी जो है वो इंटीग्रेटेड है, यानी ईसी जो है वो स्टेट का भी इलेक्शन कराएगा आपका, और पार्लियामेंट यानी सेंटर का भी आपका
इलेक्शन कराएगा, और स्टेट ईसी जो है वो पंचायत लेवल का इलेक्शन कराएगा। उसके कितने मेंबर्स हैं आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, यानी स्टेट ईसी के कितने मेंबर हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीटो ओवर स्टेट बिल्स, ये जो है स्टेट बिल्स में मतलब यानी प्रेसिडेंट के पास बहुत अधिकार है कि वो चाहे तो वीटो कर सकते हैं, यानी सस्पेंसिव वीटो नहीं, एब्सोल्यूट वीटो यूएस में अलग है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द फेडरल सिस्टम, ये मेंस के लिए है इम्पोर्टेंट। जाइए देखते हैं इसमें है क्या। इसमें है यूएस और स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी रिजिड सिस्टम है, इंडिया में काफ़ी यूनिक सिस्टम है। तो इस पूरे जो इतना बड़ा ये जो पैराग्राफ है इसका एक ही चीज़ निकलता है कि इंडिया का जो सिस्टम है वो काफ़ी यूनिक है, एंड इट हैज़ इवॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडियन स्टेट। स्टेट मतलब यानी कंट्री, इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एक यूनिक सिस्टम निकाला है जो कि ना कि रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है। इट्स नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, प्लीज़ उस पर ध्यान देंगे, और ये क्रिटिकल इवैल्यूएशन में ही आते हैं, तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। इंडिया का सिस्टम नाइदर rigid nor flexible, it's a unique system which is evolved to address the problems of Indian state। ये पूरे पैराग्राफ का जिस्ट है, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ लूप होल्स भी है। सेंटर जो है वो बहुत बार काफ़ी बार ऐसा करता है कि स्टेट के साथ नाइंसाफ़ी होती है, जैसे कि आपका गवर्नर के केस में, यानी गवर्नर की जो पावर है वो डिस्क्रिशनरी है, वो डिफाइंड नहीं है। प्रेसिडेंट की पावर जो है वो बहुत हद तक डिफाइंड है, गवर्नर की पावर जो बहुत हद तक डिस्क्रिशनरी है वो भी पर्सनल, यानी कि उसके पर्सनल विवेक और उस टाइम जो सिचुएशन होगा उस हिसाब से वो फैसले लेगा। बट बोमोई केस, मैंने जुडिशियल रिव्यू वाले चैप्टर में इस केस को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप इसको ज़रूर देखें जुडिशियल रिव्यू वाला चैप्टर। बोमोई केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो गवर्नर की दायरे यानी लाइन जो है गवर्नर का बहुत हद तक क्लियरली डिफाइन कर दिया है। तो जब भी आप गवर्नर के बारे में कुछ भी मेंस में लिखेंगे बोमोई केस को आपको मेंशन करना ही है। उन्होंने बहुत हद तक डिफाइन किया है कि गवर्नर की क्या डिस्क्रिशनरी पावर है, किस तर्क पे वो जो है आपका स्टेट इमरजेंसी लगा सकता है। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि बोमोई केस में ही कहा गया था कि स्टेट इमरजेंसी आपकी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होने पे लगेगी अगर आपकी जो आपकी ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है वो फेल होती है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, अगर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं चल रहा है, इस आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन आपको परमिशन नहीं देता कि आप स्टेट इमरजेंसी लगाएं। यानी कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर कोई स्टेट काम करता है तो आप इमरजेंसी लगा सकते हैं, भले ही वो स्टेट का ब्यूरोक्रेसी कितना भी ख़त्म हो जाए और वहाँ काम धाम नहीं हो, अगर वो बैठा रहे स्टेट, तब भी ऐसा आप नहीं कर सकते। इस जजमेंट में काफ़ी हद तक क्लियर किया गया है, ठीक है। इन सब के बावजूद इंडिया में काफ़ी चीज़ें यूनिक जो है वो डेवलप की गई है, जैसे कि आपका वाटर डिस्प्यूट के लिए अलग से आपको एड्रेस करने के लिए अलग से आपका कॉन्स्टिट्यूशन में है, और स्टेट काउंसिल के लिए आपका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में है। आर्टिकल 262, आर्टिकल 263 ये आपका है वाटर डिस्प्यूट एंड डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट, यानी नॉट डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स के बीच में तालमेल बैठाने के लिए। उसके अलावा ये सब है आपका आर्टिकल 371 जो कुछ जगहों को स्पेशल चीज़ें देती है, पावर देती है, मतलब कुछ जगहें काफ़ी सेंसिटिव हैं, तो आर्टिकल 371 में उनका विशेष ध्यान रखा गया है। और ये आर्टिकल 371 भी टेम्पररी प्रोविजन है, आपको ध्यान रखना होगा। इन सब के बावजूद स्टेट्स के बीच में और सेंटर और स्टेट के बीच में काफ़ी बार डिस्प्यूट हो चुका है, जैसे कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में बेलगांव को लेकर है, कर्नाटक तमिलनाडु के बीच में कावेरी वाटर को लेकर है, एंड सो ऑन। ये आप एक बार देख लीजिएगा। बट सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी जजमेंट आया है 356 को लेकर, प्रेसिडेंट रूल्स, यानी सेंटर किस तरह से प्रेसिडेंट रूल लगाएगा स्टेट पे, और बोमोई जजमेंट में भी काफ़ी हद तक बहुत क्लियर किया गया है
कि तो अब इंडिया इतना मेच्योर हो गया है कि काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एक बार रेफरेंसेस भी देख लेना चाहिए, इसमें भी कुछ ना कुछ निकल आता है जो कि प्री के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, देखिए इसमें दिया गया है एसआर बोम्मई का केस ज़्यादा अच्छे से पढ़ने के लिए आपको प्रेसिडेंट रूल चैप्टर देखना पड़ेगा, तो उसमें भी हम लोग एसआर बोम्मई का जजमेंट पढ़ेंगे। इस चैप्टर में इतना ही। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।